हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल का स्रोत ये कहाँ से आया। हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात कहाँ से आया? तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उससे इसको लिया गया है संविधान में। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल इसलिए लिया गया है जिससे कि संविधान का संरक्षण, लोकतांत्रिक ढांचे एवं देश की एकता व अखंडता बनी रहे। इसीलिए जो है इसको भारतीय संविधान में लाया गया। अगला जो बिंदु है उस पर बात करेंगे। तो अगला बिंदु है उपबंध। आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है क्या है? हमारे संविधान में 22 भाग, 22 भाग में एक भाग आता है 18। भाग 18 में ही अनुच्छेद 318 जो भाग है उसी में अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक के अनुच्छेदों में आपात की बात की गई है। तो उसी में जो 352वां अनुच्छेद है उसी में है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। 356 जो है एक अनुच्छेद इसमें है, उसमें है राष्ट्रपति, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपात की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी 352, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 352 से 60 तक उपबंध किए गए हैं आपातकाल के। नेशनल इमरजेंसी जो इसमें है 352 है। तो 352 नेशनल इमरजेंसी है। तो नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले तो यह पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में इसको जो है लगाया जा सकता है। ये दो आधारों पे लगेगी। एक तो कोई बाहरी देश हमारे देश पे युद्ध या बाह्य आक्रमण कर दे। पहली बात क्या है? युद्ध या बाह्य आक्रमण। दूसरी जो बात है वो है आंतरिक अशांति, जो कि मूल संविधान में लिखा था। बाद में इसे आंतरिक अशांति, इन दो आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। मूल संविधान में आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा होगी तो सबसे पहले जो मंत्रिमंडल होगा, जो कैबिनेट होगी केंद्र सरकार की, उसको लिखित रूप से राष्ट्रपति जी को देना होगा। लिखित रूप से मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति जी को देना होगा। पहले यह लिखित रूप से नहीं लिखा हुआ था, राष्ट्रपति के विवेक पर था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
ये चीज लिखवा दी गई कि मंत्रिमंडल को लिखित रूप से देना होगा। अब इसका जब राष्ट्रपति जी इसकी उद्घोषणा कर देंगे तब यह 1 महीने के भीतर भीतर नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी जैसे ही उद्घोषणा होगी, लेकिन 1 महीने के भीतर भीतर दोनों सदनों से, जो दोनों सदन है राज्यसभा और लोकसभा, वहां से इसको पास करवाना पड़ेगा 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत कैसा होना चाहिए? 2/3 बहुमत ऐसा कि उपस्थित सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3, उपस्थित जितने भी वहां सदस्य हैं उसमें मतदान करने वाले जो लोग हैं वो 2/3 से इसको पास करवा देंगे। ये 1 महीने में, 1 महीने की अवधि जो है उसके अंदर ये कार्य होगा। 1 महीने में जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। उससे पहले जो है यहाँ पे 2 महीने हुआ करता था, तो उसको बदल के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1 महीने कर दिया गया। तो यह इसकी प्रक्रिया है कि इमरजेंसी कैसे लगेगी। अगली जो बात है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगने से क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे ऊपर, जो हमारा लोकतंत्र है इसके ऊपर। तो प्रभाव देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारा जो देश है उसकी सारी शक्तियां, चाहे विधानसभा की हो, चाहे कोई संघ शासित प्रदेश हो, सारी शक्तियां सभी प्रकार की कानूनी हो या कार्यपालिका को लेके हो, सारी शक्तियां किसके पास आ जाएंगी? केंद्र के पास। सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाएंगी। लेकिन राज्यों की जो विधानसभाएं चल रही होंगी उनको भंग नहीं किया जा सकता है, वो चलती रहेंगी। लेकिन अगर संसद कोई भी कानून लाना चाहे तो संसद का ही कानून सर्वोपरि होगा, वो इम्प्लीमेंट राज्यों में करवा सकता है और कार्यपालिका को भी अपने हिसाब से आदेश दे सकता है। नेक्स्ट जो इसमें बात है वो ये है कि मूल अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं उस पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। तो अनुच्छेद 358 है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, 358 स्वतः एक्टिव हो जाता है। हमारा जो अनुच्छेद 19 है जो कि हमें अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, वो स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आर्टिकल 19 तभी खत्म होगा जब युद्ध चल रहा हो या बाह्य आक्रमण हो। यानी देश में अगर स्वतंत्र युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की कंडीशन है तो 19 अपने आप खत्म हो जाएंगे। सशस्त्र विद्रोह अगर लगा हुआ है तो ये आर्टिकल नहीं जाता है। अगला जो इसमें अनुच्छेद है वो 359। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि बात इतने में नहीं बन रही है, तो अनुच्छेद जो 359 है इसके तहत जो हमको 14 से 35 या 32 तक, 14 से 32 तक जो मुख्य रूप से मूल अधिकार मिले हुए हैं, वो सारे राष्ट्रपति जी एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो चाहें, जो मूल अधिकार चाहे राष्ट्रपति जी खत्म कर सकते हैं। 2
जो इसमें हैं 20 और 21, इनको छोड़ के 20 और 21 को छोड़ के सारे मूल अधिकार राष्ट्रपति जी खत्म कर सकते हैं। तो जो मूल अधिकार खत्म होंगे 20 और बचे रहेंगे 20 और 21, तो जो 21वां अनुच्छेद है वो हमें जीवन का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसीलिए ये बना रहेगा। 20वां जो है अनुच्छेद ये है, इसमें कुछ पॉइंट हैं जैसे कि कोई भी कानून के तहत ही आपको दंड दिया जाएगा। जो भी कानून उस समय बना हुआ है उसी के तहत आपको दंडित किया जाएगा। अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और एक अपराध में एक ही बार सजा है। ऐसे कुछ पॉइंट इसमें हैं। तो ये 20 और 21 बना रहेगा। तो जो मूल अधिकारों का ये निलंबन है, यानी मूल अधिकारों का खत्म करना राष्ट्रपति के द्वारा, ये जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से मूल अधिकार आपके छीने जा सकते हैं। अब देखेंगे कि उद्घोषणा जो है, राष्ट्रीय उद्घोषणा, ये समाप्त कैसे होगी, इसकी समाप्ति की प्रक्रिया देखेंगे। जो उद्घोषणा है तो उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो खत्म कैसे होगा। तो इसमें सबसे नंबर एक बात यह है, राष्ट्रपति जी खुद उद्घोषणा जो चल रही है उसके खिलाफ एक नई उद्घोषणा करके समाप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संसद में इसका जो 1 महीने के भीतर अनुमोदन किया गया था, हर 6 महीने पे होगा। तो 6 महीने जैसे ही होंगे उसका अनुमोदन ही ना किया जाए। नंबर तीसरी बात जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई, वो ये है कि अगर राष्ट्रपति जी उद्घोषणा की समाप्ति का उद्घोषणा यानी घोषणा करे ही ना, तो लोकसभा एक संकल्प पारित कर देगी। लोकसभा एक संकल्प पारित कर देगी। 1/10 लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लिखित रूप से लोकसभा के 1/10 लिखित रूप से एवं हस्ताक्षर करके, कम से कम 1/10 लोग लिखित व हस्ताक्षर रूप से, अगर सदन चल रहा है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको, अध्यक्ष को, अगर नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को लिखित रूप से भेज देंगे। सूचना राष्ट्रपति के पास जैसे ही पहुंचेगी तो 14 दिन के भीतर लोकसभा संकल्प विचार के लिए बैठेगी और संकल्प पारित करा देगी, जो कि साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत से संकल्प पारित करवा देगी। इस प्रकार से उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगली जो बात इसमें है वो ये है इस प्रकार से ये समाप्त हो जाएगा। तो अगली बात है इसमें जो तथ्य हैं, कुछ तथ्य भी इसमें हैं, 1-2 पॉइंट हैं जो कहे गए हैं इमरजेंसी के बारे में। वो ये हैं, 1919 में मिनर्वा मिल्स एक वाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में
मिनर्वा मिल्स के मामले में यह कहा गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल अप्रासंगिक है, अनैतिक है, तो जो उद्घोषणा है राष्ट्रीय आपातकाल अगर अप्रासंगिक, अनैतिक है, ठीक नहीं है, तो उसकी घोषणा जो है वो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकेगा। दूसरी बात जो इसमें है, एक संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा करवाया गया 38वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा संविधान में लिखवा दिया गया कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और जो राज्यों के गवर्नर हैं, इनकी शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की। राष्ट्रपति की 123 में, गवर्नर की 213 अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। इसके तहत जो भी अध्यादेश आएगा या अन्य जो कानून आएंगे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा उस समय अगर राष्ट्रपति जी कोई अध्यादेश या राज्यपाल के माध्यम से कोई अध्यादेश निकालते हैं या कोई कानून अलग से आता है, तो उसका न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकेगी। इंदिरा गांधी जी द्वारा 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह क्लॉज जुड़वा दिया गया। बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसको हटवा दिया गया, खत्म करवा दिया गया। तो इस प्रकार से ये दो तथ्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली जो बात है कि उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है, तो अब तक ये 3 बार लग चुका है। नंबर 1 सबसे पहले 1962 से 1968 में लगा था। चीन ने हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश का, जिसको पहले नेफा भी कहते थे, उस हिस्से में आक्रमण कर दिया था। तो चाइना के आक्रमण के समय ये बाह्य आक्रमण, बाह्य आपातकाल जिसको कहते हैं। अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण हुआ है देश पे तो उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो उसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो बाह्य आपातकाल ये 1962 से 68 तक चाइना के द्वारा युद्ध जो अरुणाचल प्रदेश में हो गया था उससे लगा था। नंबर दूसरी बात है 1971 में और 1977 तक पाकिस्तान ने जो अघोषित एक प्रकार से युद्ध था भारत के खिलाफ कर दिया था। तो ये भी बाह्य आपातकाल 1971 से 77 तक चला था। तो बाह्य आपातकाल चल ही रहा था कि 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पे 1975 से 77 के बीच आपातकाल लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उनके द्वारा की गई। सबसे ज़्यादा इसी की चर्चा मिलेगी आपको। संविधान का जो जिसको कहते हैं कि उसकी एक प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई। तो 1975 से 77 के बीच आंतरिक आपातकाल ये रहा, जबकि बाह्य आपातकाल 1971 के पाकिस्तान के घोषित युद्ध से चल ही रहा था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 3 प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, लग चुका है अब तक 3 बार। आपने जो है पूरी
प्रक्रिया राष्ट्रीय आपातकाल की समझ ली है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद।